नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस कायम किए जाते हैं उसूलों की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं। आज भी दुनिया की सूरत हाल तब्दील हो रही है, लेकिन हमारा मीडिया ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात करता हूँ कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं उन पर एक नज़र दौड़ानी चाहिए। ज़रा बुरा ना माने हमारे तुर्क भाई, तो मैं एक छोटी सी बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी अगर सुन रहे हों तो इस मामले में ज़रा सी नज़रसानी करें। बात यह है कि तैयब उर्दवान साहब सदर तुर्की जो हैं वो हमारे लिए बाएहतराम शख्सियत हैं, लेकिन माजी में बहुत सारे तुर्क लोग जो कि उनके मुखालफिन में शामिल थे पाकिस्तान पनाह लेने के लिए आए। इन्होंने स्कूल भी बनाए, इन्होंने ऐसी दरसगाहें भी बनाई जो मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न लोग होते हैं। इन्होंने आर्ट और कल्चर के फ़रोग के लिए भी इदारे बनाए। जब तुर्क हुकूमत ने पाकिस्तान को कहा कि इन लोगों को वापस करे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और औरतें भी शामिल थीं, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मसलहत के तहत, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इन लोगों को वापस कर दिया और बहाना यह बनाया गया कि गुलान मूवमेंट से इन लोगों का ताल्लुक है, इसलिए औरतें और बच्चे भी वापस भेज दिए गए, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के माथे पर एक काला टीका बन के दिखाई देंगे। हक के लिए कोई भी आपके पास पनाह मांगने के लिए आए उसे इस तरह से वापस नहीं लौटाना चाहिए। भले अभी सुनने वाले लोग नाराज हो जाएं, ये मेरे ख्याल से बुनियादी जो आप समझे कि उसूल होते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, उसके खिलाफ था। दूसरी चीज, वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हो रही है। आपको पता है इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में भी बात हुई टर्की के ऊपर। देखें, सलाउद्दीन अयूबी का नाम लेकर लोग यहाँ बहुत ज्यादा, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर बात पर सलाउद्दीन अयूबी, सलाउद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी एक कुर्द थे, ठीक है जी, और उनका ताल्लुक इस खित्ते से ही था जहां पर अभी जंग जारी है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहना चाहूंगा, प्लीज जरा थोड़ा सा किताबों को पढ़ लो। और मैं अपने तुर्क भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि यार जिसका भी जो भी स्ट्रगल है, पाकिस्तान को साइड टेकिंग के ऊपर मजबूर ना करें। कुर्द भी मुसलमान हैं, सलाउद्दीन अयूबी तुर्क था, उसने इस्लाम का आलम और मुसलमानों के लिए जाकर जो है वो उसने लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी बड़ी फतूहात हैं उसके, उस पर क्या बोलते हैं क्रेडेंशियल्स के अंदर। तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि ये दोस्ती और ये सब सियासत के चक्कर में ना आप उसूल ना बदलें। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के उसूल दिए थे, आप उन पे वर्क करें। बिग पावर पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें। राइट को राइट कहें, रॉन्ग को रॉन्ग कहें, और थोड़ी सी मर्दानगी अपने अंदर पैदा करें। थोड़ा सा अपने अंदर ये रवैया पैदा करें। कोई हमारे अबू नहीं लगे हुए ये लोग कि ये जो करें गलत या सही हमें उसको एंडोर्स करना है। और थोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर अब इसकी थोड़ी कमी हो गई है, हम थोड़ा सा गैरत का अंसर भूल जाते हैं। और ज़रा ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर औरतों और बच्चों का ये जो हमने सौदा किया और हमने गुलाम मूवमेंट वालों को धक्के मार के मुल्क से निकाला, मेरे ख्याल से इस पर थोड़ी नज़रसानी की जाए। मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपने इस सिलसिले में एक बयान भी दिया था माजी में, इसलिए प्लीज़ जहाँ तक हमारे कुर्द भाइयों का ताल्लुक है, हमारे तुर्क भाइयों का ताल्लुक है, इनके दरमियान मसले तो सुलह करवा लें। खैर ये तो एक बात हो गई, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सिफारत खानों में देखा जाता है, इस्लामाबाद में भी देखा जाता है, पड़ोसी शहर में भी देखा जाता है। तो ये पैगाम मैं इस हिसाब से देता हूं कि उन तक जाए। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब रहमतुल्लाह वजीर साहब, साबिक सीनियर मेंबर FBR। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं टॉपिक की वजाहत करता चलूं। हम FBR के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन बहुत सख्त बात नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल तो मामलात सीना ब सीना हो गए हैं भाई, कि तो तस्वीरें लग रही हैं और अब थोड़ा घबराहट ही होती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, तस्वीरें भले आप कितनी खिंचवा लो और कितनी घुमा लो, छुट्टी किसी वक्त भी हो सकती है। ये हुकूमत, ये ओहदा, ये कुर्सी, ये बड़ी बुरी चीज है। लोग इस पर बैठकर सोचते हैं इसे कोई हिला नहीं सकता, कभी भी हिल सकती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी होगी। अब जनाब हम बात करेंगे FBR और छोटे ताजरों के दरमियान ये जो महाज़ाराई की सी कैफियत है, ये क्यों है, और फिर दोनों के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया, और डेडलॉक के बाद वो भी चले गए, यहाँ से भी कुछ पता नहीं,
तो समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। ताजिरों और सनतकारों के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ, ये कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते। रहमतुल्लाह वजीर साहब, ये हुकूमत के लिए एक अच्छी चीज़ है कि ताजिर सनतकार जो हैं हमारे, ये कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते, और अफसोस के साथ शायद बुरा भी मान जाए, मुतहरिक भी नहीं हो सकते। ये एक पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम को अनसॉल्व तो नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, थैंक यू अली नाज़िर साहब, थैंक यू आप तक टेलीविज़न। बात यह है कि FBR और छोटे ताजरों के जो मसाइल हैं ये हमेशा से रहे हैं, और इस वक्त जो 50,000 से ज़्यादा की शर्त है जब ये सेल करेंगे, और कोई भी उससे बायर जो है, बायर की शनाख्ती कार्ड की जो कंडीशन है उस पर इस वक्त डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। FBR ने जो छोटे ताजरों का जो रिटेलर्स हैं उनके लिए जो उनके बिजली के बिल में इनकम टैक्स का सिस्टम है और सेल टैक्स का सिस्टम है, वो ऑलरेडी इंटैक्ट है मौजूदा कानून में। और मैं समझता हूँ कि छोटे ताजरों को ये जो शनाख्ती कार्ड वाली की कंडीशन है ये अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो रिटर्न ही नहीं देना है। अभी तक जो सिस्टम इंटैक्ट है और जो मौजूदा है, इसकी वजाहत करें इसकी। जी, इसकी वजाहत ये है कि इनकम टैक्स में जहां आप जो कमर्शियल कनेक्शन होल्डर्स हैं, जिनका दफ्तर है या जिनका कोई भी रिटेलर शॉप है, उनको एक बिजली का जो बिल है उसके अंदर उनको एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट है बिजली के ऊपर 17%, उसके अलावा उनको बिल के हिसाब से 480 रुपए से लेके, अगर छोटा बिल है 480 रुपए का तो उस पर एक अलग हिसाब है, 100 रुपीज़ का है या 100 या 80 रुपीज़ का है। इसी तरह जाते जाते आखिर में अगर बिल 20,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर 10% का वो है इनकम टैक्स है, और वो इनकम टैक्स उन्होंने अपने जो उनके बिजली वालों ने उनसे कलेक्ट करना है और उसको जमा करना है। उसके बाद जो सेल टैक्स का है वो भी इसी तरह है कि अगर बिल जो है वो 20,000 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 रुपए तक है, तो उसको तकरीबन 5% पे एडिशनल सेल टैक्स देना है। वैसे तो नॉर्मल सेल टैक्स स्टैंडर्ड रेट है, यानी उस बिजली के बिल का 5% उसमें बिल्ट इन हो जाएगा। और जी हाँ, और उसके बाद उनको रिटर्न का ये फाइनल टैक्स है। हाँ, ये फाइनल टैक्स है, और उनको रिटर्न सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करने की कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। मौजूदा लॉ ये है। अब इसमें जब तक अमेंडमेंट ना हो तो ये रिटेलर जो शोर कर रहे थे, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। ये छोटे रिटेलर की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, इसकी वजाहत करें। 50,000 आपने कहा उन पर शर्त लागू नहीं होती। 50,000 इनके ऊपर 50,000 की शर्त इसलिए नहीं लागू हो सकती कि इनका तो वैसे ही छोटे शॉपकीपर हैं, और इनका जो रिटेल का जो दुकान है उस पर तो लॉ के अंदर उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी है, उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी है। और ये लॉ आज तक मौजूद है। मौजूदा हुकूमत ने जो फाइनेंस एक्ट आया है 2019 का, उसमें इसके बारे में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। अगर इन्होंने कोई SRO कोई ऐसी चीज नहीं इशू की है, झगड़ा किस बात इशू नहीं कर सकते। तो अच्छा, जो बड़े रिटेलर्स हैं, अच्छा, जो बड़े रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई। अच्छा, डिफाइन करें बड़ा रिटेलर कौन? टर्नओवर के हिसाब से बड़ा रिटेलर जो हमारे कानून में है, सेल टैक्स के लॉ में है, बड़ा रिटेलर ये है कि जो जिनकी सालाना पिछले 12 महीने की कंसेक्यूटिव का बिजली का बिल है 6 लाख या 6 लाख से ज्यादा है, कम्युलेटिव, वो बड़ा रिटेलर्स हैं, या किसी एयर कंडीशन माल में वो सेल करता है तो वो भी बड़ा रिटेलर है। एयर कंडीशन माल में, बड़े माल में, या किसी चेन का हिस्सा है तो वो सिर्फ बड़े रिटेलर्स हैं। उसके अलावा और उनको स्टैंडर्ड रेट पे सेल टैक्स देना है, उन्हें स्टैंडर्ड रेट पे, और उनके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। तो जिस रिटेलर के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है उसी के लिए 50,000 वाली शर्त भी है कि वो ये तो FBR का काम आपने करके दे दिया। हमारे रिटेलर जो परेशान थे उनके दिल को आपने सुकून पहुंचा दिया। रहमतुल्लाह वजीर साहब, अच्छा ना होता कि अगर वहां से भी कोई मतलब आप भी माशाल्लाह वैसे तो FBR से मुंसलिक रहे हैं, मुस्तकबिल में हो सकता है, मौजूदा कानून तो यही है जी, लेकिन जो कानून आपने इंटरप्रेट किया है, आपने झगड़ा खत्म कर दिया है। लेकिन फिर किस बात की महाजराई या पंगेबाजी समझ नहीं आया फिर बात को, और फिर खौफ की अलामात के जनाब 50,000 से ज्यादा के ऊपर जो है वो ID कार्ड लेना पड़ेगा।
फिर इसको वाजे कर देना, समझ नहीं आ रहा बात है। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो दुकानें खुली हुई हैं जी, आपने बिजली के बिल से मुंसलिक कर दिया है। इनका एरिया तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एयर कंडीशन तो नहीं है, यहाँ पे तो 2 लाइटें और पंखे हैं। उन्होंने तो वो एलईडी लाइटें लगाई हुई है, तो मेरे ख्याल से तो उनका बिल जो है वो 6 लाख नहीं आएगा, मेरा ऐसा ख्याल है। मैं भी हाँ, उन्होंने शायद एक SRO इशू किया, उसमें शायद इनको कवर कर रहे हैं, अच्छा। जिसमें कवर्ड एरिया के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, वजाहत देखो, वजाहत तो वो कवर्ड एरिया का जिसका ज्यादा होगा वो एक लिमिट उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, तो वो रिटेलर इसमें आ जाएंगे। हाँ, ये तो है, लेकिन साथ में ये कानून भी मौजूद आ गया ना, फिर तो सारे ही नहीं, ये मौजूदा कानून ऑलरेडी मौजूद है, ये कानून को विड्रॉ नहीं किया, जो मैं कह रहा हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये कल पढ़ा है कानून, ऑलरेडी इंटैक्ट है, जिस कानून की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस लॉ को मौजूदा जो फाइनेंस एक्ट गुजरा है उसमें इन्होंने इसको अमेंड नहीं किया। सेल टैक्स के लॉ के अंदर भी मौजूद है, इनकम टैक्स के लॉ में भी विद होल्डिंग मौजूद है। तो ये इसको चेंज करने के बाद शायद ये चीज जो ये कह रहे हैं ये करा सकें APR वाले। और दूसरा ये कि 50 जिनकी बिजली का बिल महीने का 50,000 यानी 6 लाख साल का है कंसेक्यूटिव बिजली महीने का, वो तो सब इसमें आ जाएंगे। वो रिटेलर, वो बड़े रिटेलर्स कहलाते हैं, रिटेलर्स की कैटेगरी 1 है। और ये जो दूसरे जिनका मैंने कह दिया कि उनकी बिजली का बिल 50,000 से नीचे है और 15,000 से ज्यादा है, उनके बिल में 5% और 7.5% का बिजली के महकमे ने चार्ज करना होगा सेल टैक्स। जी हाँ, वो बिल्ट इन है, वो बिल्ट इन है। और उसके बाद उनको रिटर्न्स का कोई कानून नहीं है, जो मौजूदा लॉ मौजूद है ऑलरेडी। या तो APR इसको 2 पैरेलल लॉ, 2 पैरेलल लॉ तो कोर्ट में वैसे ही खत्म हो जाएंगी, पैरेलल लॉ तो हो ही नहीं सकती। या तो इसको अमेंड करें APR इस कानून को, वरना तो जो छोटे रिटेलर जो बात आपने की है इससे अभाम पैदा हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कोई पैरेलल चीज आती है तो कॉन्ट्रडिक्शन, और लॉ डज नॉट परमिट कॉन्ट्रडिक्ट, मेरा जो ख्याल है, देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी लॉज, मेरा ऐसा ख्याल है। उसकी बेनिफिट सब्जेक्ट को मिल जाता है। हाँ, जो रिटेलर्स है उनको रिलीफ मिलेगा, मतलब लॉ का पर्पस रिलीफ है। जी जी, उनका तो वो जो कहते हैं ना कि द लीस्ट, तो वो लीस्ट वाला उनको ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, ये बात जो आपने की है तो FPR वालों को भी पता होगी, तो इस वक्त फिर एक चीज को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है डेडलॉक हो गया और ये हो गया, जबकि आप जो बता रहे हो तो सीधी सादी सी चीज है। अगर लॉ इन, मेरा ख्याल है कि ये जो बड़े रिटेलर्स हैं शायद इनको प्रॉब्लम, इनका मसला है और होलसेलर का मसला है। होलसेलर की तो कोई भी क्वांटिटी का हो, होलसेलर पे तो उनको पाकिस्तान में तो छोटे ताजिरी कहते हैं ना। जी, हम तो रिटेलर और होलसेलर को भी छोटे ताजिर, मतलब पाकिस्तान में कहते हैं। हमारे यहाँ जो बिजली के कनेक्शंस के हिसाब से रिटेलर्स हैं वो तकरीबन 32 लाख हैं। जो बड़े रिटेलर्स APR के पास रजिस्टर्ड हैं वो शायद 12-14 हजार हैं। That's it. That's all. 12 से 14 हजार हैं। उसके अलावा होलसेलर हैं, वो भी शायद थाउजेंड्स में है। क्योंकि टोटल जो हमारे पास जो सेल टैक्स के रिटर्न फाइलर हैं वो तकरीबन 1,45,000 के करीब। अच्छा, मैं अब एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आपसे करता हूँ। बात यह कि अब मैं चाहूंगा कि लोग नोट्स लें, आप लोग इस्लामाबाद में भी नोट्स लें और जारी बात है पड़ोसी शहर रावलपिंडी के अंदर भी लोग नोट्स लें। जो बात मैं कर रहा हूँ बाकी शहरों में भी लोग नोट्स लेते हैं। ये जो सारी जिद है, इसके नतीजे में हमें रेवेन्यू कितना मिलेगा, ये मुझे सिर्फ इतना बता दें। जो इतना ड्रामा, डिस्को डांस, लड़ाई, महाजराई, ये सब हम टैक्स ले लेंगे, हम जूते मार के टैक्स लेंगे, हम ठुटे लगा के टैक्स लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम रैश एक्शन लेंगे, हम यूं करेंगे, इससे रेवेन्यू कितना आएगा ये बता दें। रेवेन्यू जो इनका है तकरीबन इनका दोनों का, ये जो रिटेलर से जो स्मॉल रिटेलर्स हैं जिनके बिजली के बिल में ये चार्ज होता है इनकम टैक्स और सेल टैक्स, दोनों का मिला के तकरीबन 56-57 अरब रुपए है बस, सेल टैक्स और इनकम टैक्स में बस। जी हाँ, दैट्स ऑल। 56 और 57 अरब। जी जी नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नोट्स लेने वाले नोट्स लें, और अगर और दीगर इदारे भी देख रहे हैं तो वो भी नोट्स लें और पुटअप करें कि ये 56-57 अरब के लिए हुकूमत गैर मकबूल क्यों होना चाह रही है। और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये नोट्स लेकर शाम में जाके बनीगाला में पुटअप करे या कल PM हाउस में पुटअप करे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। 80, 90, 100 या 120 बड़े टैक्स पेयर से कलेक्ट किया जाता है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं उसकी करेक्शन चाहूंगा। इसमें तमाम वो टैक्सेस, टैरिफ्स शामिल हैं जो इंपोर्ट के बाद भी लागू होते हैं और फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी लागू होते हैं।
फिर उसके बाद उन्हें कलेक्ट किया जाता है। मेरा जहां तक अंदाजा है इंडिविजुअल इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू में बहुत कम है, जिसके पीछे बेवजह वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर मकबूल करने की एक साजिश की गई है। और मैं अब ये बात नहीं कहना चाहता, हो सकता है लोग लाइल्म हो इस बात से, हो सकता है वो जो फैसला साजी भी कर रहे हो वो ऑप्टिक्स की खातिर ये सारी चीजें कर रहे हो। मैं गलत ऐसा सोच रहा हूं, मेरी जा सकती है। रहमतुल्लाह वजीर साहब, मैंने बहुत सारे FBR के ऑफिशियल से पूछा है, चंद का कहना यह है कि पाकिस्तान की 80 to 90% कलेक्शन जो है टैक्स की, ये बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े इदारों के जरिए की जाती है। जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं वो भी ज्यादातर बड़ा चंक जो है MNCs का, बड़ी कंपनीज का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का चंक बहुत ज्यादा। और जहां तक इंपोर्ट का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो कस्टम्स है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट और परहैप्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द इंटायर केक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कस्टम्स तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्स लेता है, एक्सपोर्ट पे तो पाकिस्तान में टैक्सेस मेरे ख्याल नेग्लिजिबल हैं। तो ये क्या हमारे साथ ड्रामा किया जा रहा? भाई प्लीज इस पे हसास इदारे भी नोट्स लें, जो अभी जुमा पढ़ के आएंगे, हसास इदारे भी नोट्स लें और नोट्स लेकर पुटअप करें अपने सरबराहान को कि ये लड़का क्या बातें कर रहा, उल्टी सीधी ये बातें जो हैं ये इनको इवेल्युएट किया जाए, स्टडी किया जाए और FBR के सीनियर मेंबर से अब हम मालूमात करें। जी सर। जी सॉरी, थोड़ा आप हसास इदारे भी देख रहे हैं सर। ये इस तरह है कि 471 के करीब कंपनियां हैं, 471 रफली, ये पुरानी थोड़ी सी लार्ज टैक्स रिपोर्ट, जी हाँ, लार्ज टैक्स पेयर्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स का तकरीबन 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। नोट करें जी, 80% से ज्यादा लार्ज टैक्स पेयर दे रहे हैं। 71, जी हाँ। और इसके अलावा जो बाकी कंपनियां हैं जिसका कस्टम भी अगर आप शामिल करें, सेल टैक्स भी शामिल करें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी शामिल करें और इनकम टैक्स भी शामिल करें, तमाम टैक्सेस को शामिल करें, तो वो तकरीबन 2000 कंपनियां हैं जो तकरीबन 80% का टैक्स दे रहे हैं। 2000 कंपनीज सर। Population of this country is going to be 250 million, not today, but in the future. But we have only 2000 by statistics. और इसमें इंडिविजुअल भी है बड़े, और इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, और जाहिर है ज्यादा तादाद इसमें कंपनियों की है, जो या इंपोर्ट कर रही हैं या लोकल कारोबार कर रहे हैं। And they are contributing majority. You are saying about 80%? जी हाँ, 80% की जो टैक्सेस की, ओवरऑल टैक्सेस की कंट्रीब्यूशन है, वो ज्यादातर ये लोग और ये कंपनियां दे रही हैं। और हमारी जो टैक्स है वो उसकी पिछले साल हमने कोई कंसेशन विड्रा किए, और IMF का हमें ये एक कंडीशनैलिटी थी कि आपने टैक्सेस में तकरीबन 1.3% ऑफ GDP इजाफा करना है, जो मौजूदा GDP के हिसाब से 600 अरब के करीब बनता है। अच्छा, आप माशाल्लाह इस मामले पे बड़ी गिरफ्त रखते हैं। लेट मी जस्ट पुट थिंग्स इनटू मैथमेटिकल टर्म्स। If I have to increase the tax contribution, do I go and look for the, maybe आप जैसे कह रहे हैं 80% से ज्यादा, do I look for less than 20% contributors to increase it by 1.3%, or do I look towards the 80% to increase? मुझे सिर्फ इतना सा बता दें, मैं बड़ा बच्चा हूं, मैंने बेसिक अर्थमेटिक्स क्लास 5 में पढ़ी थी। मेरे नजदीक if I look in the other direction, I am better off, ना कि I should go to the common consumer, the common man to increase my taxes. I don't know, maybe I'm wrong. ये जो 2000 के करीब कंपनियां, इंडिविजुअल या ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं जिनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टैक्स में, तो इनमें भी ऐसा नहीं है कि 100% सही टैक्स दे रहे हैं। ये बात, इनमें भी टैक्स एवेजन। सर ये किनके क्लाइंट्स होते हैं सर? ये टैक्स कंसल्टेंट्स के क्लाइंट्स होते हैं ना सर? ज्यादातर टैक्स कंसल्टेंट के क्लाइंट्स हैं, कुछ लोग अपना भी बंदे रखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल एजेंसीज एंड इदारास, पॉइंट टू बी नोटेड, ये टैक्स कंसल्टेंट्स के इनके साथ और बाकी जो 20% देने वाले हैं, इनमें भी जाहिर है कि पूरा नहीं देते होंगे, अवॉइडेंस है। और कुछ ऐसे लोग हैं, यानी हमने जो एक एनालिसिस की थी, वो लोग जिनको हम कहते हैं कि नॉन फाइलर हैं, उनकी भी टैक्स में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है।
पिछली दफा भी आपने बताया था। जी हाँ, उनका भी बहुत बड़ी और ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो गया है। ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ ये थोड़ी पुरानी है, हो सकता है कि अब उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो 2000 हम कह रहे हैं, हो सकता है कि इससे भी जो वो जो सर आपके ख्याल से मदीना की रियासत में अनपढ़ हाउसवाइफ्स को फाइलर होना चाहिए? आपके ख्याल से क्या मदीना की रियासत में सीनियर सिटीजन्स अबव 60 इयर्स ऑफ एज को फाइलर होना चाहिए? क्या आपके ख्याल से मदीना की रियासत में बच्चों के फी बिल के अंदर विदहोल्डिंग टैक्स लगना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मदीना की रियासत के अंदर डेस्टिट्यूट गरीब आदमी से इनडायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए? क्या आपको लगता है? इन सवालों के जवाब आपसे लूंगा आगे आने वाले फोर्टनाइट के अंदर। यहां पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।